5 मिनट तक इंदिरा जी सुनती रही, फिर बोली, आप मुझे पापू के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। 27 मई सन 1964। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे। इस खबर को सुनकर हिंदी सिनेमा के होनहार डायरेक्टर सावन कुमार टांक टूट गए। वो नेहरू जी के भक्त थे। उसी दिन सावन कुमार ने कसम खाई कि वो पंडित नेहरू की सोच को समर्पित और उनके आदर्शों और विचारों को अमर बनाने के लिए एक फिल्म बनाएंगे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक फिल्म बनी, नौनिहाल। नौनिहाल की कहानी दिल को तोड़कर रख देने वाली थी। एक गरीब अनाथ बच्चा जिसे स्कूल के प्रिंसिपल गोद ले लेते हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पिता है। फिर वो अपने पिता नेहरू से मिलने की खातिर दिल्ली का सफर शुरू करता है। इस इमोशनली कहानी में जरूरत थी रूह को छू लेने वाले एक गीत की, जिसे लिखा था कैफी आजमी ने। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। उस दौर में जब भी ऐसे गीतों की बात होती जो आत्मा में उतर जाए, तो फिल्मकारों को बस एक ही नाम याद आता, मोहम्मद रफ़ी साहब का। इस गीत को रफ़ी साहब ने अपने सुरों से सजाया। फिल्म बनकर तैयार हो गई। तभी सावन कुमार को किसी ने आइडिया दिया कि क्यों ना इस फिल्म को देश भर में टैक्स फ्री करवा दिया जाए। इससे यह फिल्म देश के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सावन कुमार ने फैसला किया कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलेंगे। लेकिन पीएम से मिलना हलवा खाने जितना आसान नहीं था। उन दिनों एक एक्टर हुआ करते थे, हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। उनके परिवार के लोग कोलकाता में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो उनकी मदद से डायरेक्टर सावन कुमार टांक, संगीतकार मदन मोहन और हरींद्रनाथ, ये तीनों इंदिरा जी से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने इंदिरा जी के सामने अपने मन की मुराद रखी और फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर इंदिरा जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया। इंदिरा जी ने कहा कि उनके पास फिल्म देखने का वक्त तो नहीं है, हाँ अगर हो सके तो फिल्म का कोई गीत सुना दीजिए। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो, गाना बजा। रफ़ी साहब की मखमली आवाज गूंजने लगी। इंदिरा जी कुर्सी पर टिककर उसे उम्मीदी से सुनने लगी। रफ़ी साहब ने इस गाने को इतनी दर्द भरी आवाज में गाया था कि इंदिरा जी की आंखें बंद हो गई। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता जा रहा था, इंदिरा जी अपने पिता नेहरू जी की यादों में खोती जा रही थी। गाना पूरा होते होते इंदिरा जी इतनी इमोशनल हो गई कि अपने हाथों से अपना चेहरा ढक कर बोली, चुप हो जाइए रफ़ी साहब, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके बाद उनसे वहां बैठा नहीं गया। वहां से उठकर वो अपने केबिन में चली गई। केबिन में इंदिरा जी फूट फूट कर रो रही थी और बाहर हरींद्रनाथ, मदन मोहन और सावन कुमार तीनों सन्न रह गए, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। 5 मिनट बाद इंदिरा जी के पिए आए और बोले, आप लोग अब यहाँ से जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। तीनों खुशी खुशी बाहर निकले और सीधे रफ़ी साहब के घर पहुंचे और मोहम्मद रफ़ी को कंधों पर उठा लिया, क्योंकि वो उनकी आवाज का ही जादू था जिससे इंदिरा जी ने उनकी मांग मान ली थी। रफ़ी साहब की आवाज और इंदिरा जी की यह पहली मुलाकात थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रफ़ी ने किया ब्लैकमेल तो खत्म हुआ इंदिरा का खेल। इस घटना को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह किस्सा मोहम्मद रफ़ी के मरहूम हो जाने के बाद खुद किशोर दा ने दुनिया को बताया था, क्योंकि रफ़ी साहब चाहते थे कि किशोर दा इस घटना को उनके जीते जी अपने दिल में एक राज बनाकर रखे। दरअसल 25 जून सन 1975 की रात इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। देश में बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी के इस तानाशाही भरे इमरजेंसी के खिलाफ थे। इसमें बॉलीवुड के भी कुछ लोग थे, लेकिन इंदिरा गांधी से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत सिर्फ एक बंदे में थी, किशोर कुमार। किशोर कुमार के पास एक दिन फोन आया। फोन पर थे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला, जो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। उन्होंने किशोर कुमार से कहा, सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रमों को प्रमोट करने के लिए हम गाने बनाएंगे, तो अभी हमारे कुछ लोग आपके पास आएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा गाना किस तरह से गाना है। किशोर कुमार मुस्कुराए और बोले, वो सब तो ठीक है,
लेकिन दिल में जरा दिक्कत है, इसलिए गा नहीं पाऊंगा। अब की वीसी शुक्ला मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि अब आप मत ही गाइए। फोन पटकते ही वीसी शुक्ला के दिमाग में आया कि किशोर कुमार की यह पहली बगावत नहीं है। इससे पहले जब संजय गांधी ने दिल्ली में यूथ कांग्रेस सम्मेलन किया था तो किशोर कुमार उसमें नहीं पहुंचे। फिर जब मुंबई में संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था तब भी किशोर कुमार को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उसमें भी नहीं पहुंचे थे। तब वीसी शुक्ला पहुंचे सफरगंज रोड इंदिरा गांधी के आवास पर और वहां उन्होंने किशोर कुमार के इन बगावती कदमों की सूचना दी। मैडम गांधी का अलिखित आदेश हुआ और किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया। उस दौर में किसी भी सिंगर के गानों का सबसे अच्छा माध्यम रेडियो और दूरदर्शन ही होता था। और तो और सरकार ने किशोर कुमार के गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री पर भी रोक लगा दी। इससे एचएमवी जैसी म्यूजिक कंपनियों को जबरदस्त घाटा हुआ। यहाँ तक कि जिन फिल्मों में किशोर कुमार ने गीत गाए थे, सेंसर बोर्ड ने उन फिल्मों को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। इससे किशोर कुमार के पूरे सिंगिंग कैरियर को भीषण नुकसान होने लगा। पूरे बॉलीवुड में सबको पता था कि किशोर कुमार के साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन कौन क्या कर सकता था। जब उड़ते उड़ते यह खबर मोहम्मद रफ़ी के कानों तक पहुंची तो वह बेचैन हो उठे। किशोर कुमार को अपना छोटा भाई मानते थे, उनके लिए किसी भी हाल में कुछ करना चाहते थे वो। तब मोहम्मद रफ़ी ने तय किया कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलेंगे। जब से इंदिरा गांधी ने मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो वाला रफ़ी साहब का गाना सुना था, तब से उनके दिल में रफ़ी साहब की एक बड़ी अच्छी छवि बन गई थी। बहुत इज्जत करती थी वो उनकी, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से रफ़ी साहब का स्वागत किया, गर्मजोशी से मिली। औपचारिक हालचाल और बातचीत के बाद रफ़ी साहब मुद्दे पर आए और एक ढके हुए लहजे में उन्होंने गुजारिश की कि सरकार ने किशोर कुमार पर जो कड़े एक्शन लिए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। इंदिरा जी के तेवर बदल गए, उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई, आंखें तन गई। रफ़ी साहब को लगा कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, तो उन्होंने तुरंत मुद्दा बदला और उस दिन की बात छेड़ दी जब इंदिरा जी मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो गाना सुनकर रो पड़ी थी। रफ़ी साहब ने इंदिरा जी को बताया कि वो गाना उनके दिल के कितना करीब है, वो भी रिकॉर्डिंग के वक्त कितने इमोशनल हो गए थे। कई बार रो देने के कारण उन्हें किस तरह रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी थी। नेहरू जी उनके दिल के कितना करीब हैं, वो उन्हें कितना प्यार करते थे, उनकी कितनी इज्जत करते थे, उनके आदर्शों को कितना मानते थे। उनकी मौत से उन्हें कैसा झटका लगा, उनके निधन से उन्हें कितना बड़ा दुख हुआ। तमाम तरह की नेहरू जी से जुड़ी इमोशनल बातें उन्होंने की। 5 मिनट तक इंदिरा जी सुनती रही, फिर बोली, आप मुझे पापू के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। इससे पहले कि रफ़ी कुछ कहे, इंदिरा जी फिर बोली, लेकिन रफ़ी साहब आप खुद यहाँ चलकर आए हो, इसलिए फिलहाल आप जाइए, आपको 2-4 दिन में खबर होगी। रफ़ी साहब टेंशन में वहाँ से निकले कि कहीं उन्होंने मामला और तो नहीं बिगाड़ दिया। लेकिन 3 दिन बाद उन्हें खबर मिली कि सरकार ने किशोर कुमार पर लगाए सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ सरकार के इस यू टर्न पर खुद किशोर कुमार भी भौचक्के थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह सब रफ़ी साहब के कारण हुआ है तो वो भागे भागे उनके घर पहुँचे, उन्हें शुक्रिया अदा करने लगे। यह किस्सा बताता है इंदिरा गांधी के दिल में रफ़ी साहब की इज्जत, उनका वकार, उन्होंने कहा, इसलिए वो उनकी बात काट नहीं पाई और किशोर कुमार को सबक सिखाने का जो खेल उन्होंने रचा था वह खत्म हो गया।